बीइंग सिनेफाइल में आपका स्वागत है। ये वो जगह है जहां हम बात करते हैं सिनेमा के बारे में। आज मैं आप लोगों को कहानी सुनाने वाला हूं 1982 में रिलीज़ हुई फिल्म पोल्टरगाइस्ट की। इस फिल्म को डायरेक्ट किया है टेक्सास चेनसो मैसेकर के डायरेक्टर और एक मास्टर ऑफ हॉरर टोबी हूपर ने, और इसे लिखा और प्रोड्यूस किया है जॉज, जुरासिक पार्क और शिंडलर्स लिस्ट जैसी फिल्मों के डायरेक्टर स्टीवन स्पीलबर्ग ने। पोल्टरगाइस्ट मूवी की शुरुआत होती है टीवी के सामने सोए पड़े स्टीवन फ्रीलिंग से, जिसका पालतू कुत्ता ई बज़ हमारी मुलाकात इस फैमिली के हर व्यक्ति से बारी बारी से करवाता है। सीढ़ियों से होता हुआ ई बज़ सबसे पहले स्टीवन की बीवी डायन फ्रीलिंग के कमरे में जाता है, जिसके बाद उनकी सबसे बड़ी बेटी डैना के कमरे में कुछ चिप्स का लुत्फ उठाने के बाद वो बाकी दोनों बच्चों के कमरे में जाता है। उस कमरे में बीच वाला लड़का रॉबी और सबसे छोटी लड़की कैरल एन सो रहे होते हैं। कुत्ते के कमरे से जाने के बाद सबसे छोटी लड़की कैरल एन न जाने क्यों नींद से जाग जाती है और सीढ़ियों से उतरकर उस देर रात गए झपझप कर रहे टीवी के सामने जाके न जाने किससे आवाजें मारने लगती है और उसी अनजान शख्सियत से चिल्ला चिल्ला कर बतियाने की कोशिश करने लगती है। कैरल एन इतनी जोर से चिल्लाती है कि अपने बाप समेत पूरे परिवार को उठा देती है। अगली रात को भारी बारिश और तूफान के चलते रॉबी और कैरल एन को डर लग रहा होता है, तो वो दोनों अपने माँ बाप के पास ही सो जाते हैं। बीच रात को जब फिर से उनके बेडरूम का टीवी झपझप कर रहा होता है तो कैरल एन नींद से उठ के टीवी के सामने बैठ के उसे घूरने लगती है कि तभी टीवी से एक लाइट की बीम जैसा कुछ निकल के सामने वाली दीवार पर जाके लगता है और वहां भूकंप आने लगता है, जिससे हर कोई उठ जाता है। कुछ ही सेकंड्स के बाद जब भूकंप शांत होता है तो कैरल एन सबसे कहती है कि वो यहाँ आ गए। अगली सुबह जहाँ फ्रीलिंग परिवार के घर के बाहर उनका पूल खुद रहा होता है, वहीं वो लोग अंदर नाश्ता कर रहे होते हैं। नाश्ते के दौरान डायन कैरल एन से कल रात को उसने जो कहा उसके बारे में पूछ रही होती है कि तभी रॉबी के हाथ का दूध का गिलास फूट जाता है और ना जाने किस वजह से सारे कांटे और चम्मच अजीब तरह से मुड़ जाते हैं। डायन ई बज़ को दीवार की तरफ भौंकता पाती है और जब रसोई में वापस आती है तो कैरल एन को कुर्सियां डाइनिंग टेबल के नीचे से निकालने के लिए डांट लगाती है। कैरल एन बताती है कि ये उसने नहीं बल्कि टीवी वाले लोगों ने किया है। उन कुर्सियों को ठीक करके डायन कुछ सामान अलमारी से निकालने के लिए नीचे झुकती है और जब वापस खड़ी होकर देखती है तो डाइनिंग टेबल की कुर्सियों को एक के ऊपर एक लगा पाती है। हैरान परेशान डायन कैरल एन से पूछती है कि क्या ये भी टीवी वाले लोगों ने किया है, और कैरल एन हाँ में जवाब देती है। डायन पूछती है कि क्या वो उन्हें देख सकती है, इस पर कैरल एन ना में जवाब देती है। अगले सीन में स्टीवन एक कपल को एक मकान बेच रहा होता है और उनकी बातों से हमें पता चलता है कि वो एक रियल एस्टेट एजेंट है। उसी शाम जब स्टीवन घर आता है तो डायन बहुत एक्साइटमेंट में उसे दिखाती है कि कैसे रसोई के एक स्पॉट पे किसी भी चीज को रखने से वो अपने आप सरक रही है। डायन तो इस चीज को देखकर एक्साइटेड होने लगती है, पर स्टीवन को ये सब अजीब लगता है। उस रात सोने के समय फिर से तूफान जोरों शोरों से चले जा रहा था कि तभी रॉबी और कैरल एन के कमरे के बाहर का पेड़ खिड़की तोड़ के रॉबी को अपने शाखाओं से जकड़ लेता है और उसे निकलने की कोशिश करता है। उस कारण हुई चिल्लम चोट को सुन के स्टीवन और डायन उस कमरे में आ जाते हैं और रॉबी को बचाने में लग जाते हैं। यहाँ वो पेड़ रॉबी को अपना डिनर बनाने में लगा हुआ था और स्टीवन उसे बचाने में। डायन और डैना चिल्लाने में लगी थी और बच्चों के कमरे की अलमारी सामान अपने अंदर खींचने में लगी होती है। देखते ही देखते वो अलमारी कैरल एन को भी खींच लेती है और यहाँ बाहर रॉबी को तो स्टीवन बचा लेता है, जिसके तुरंत बाद वो पेड़ एक बवंडर के साथ उड़ जाता है। पेड़ की उड़ान देखने के बाद जब सबको याद आता है कि कैरल एन को उन्होंने कमरे में ही छोड़ दिया तो वो सब भागे भागे ऊपर उसे ढूंढने जाते हैं, पर ऊपर उन्हें सिर्फ बिखरा हुआ सामान और रॉबी का डरावना सा जोकर मिलता है। वो सब कैरल एन को घर के हर एक कोने में ढूंढते हैं पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। तभी डायन को लगता है कि कहीं कैरल एन स्विमिंग पूल के लिए किए गए गड्ढे में तो नहीं। स्टीवन भागा भागा उसमें कूद जाता है पर उसे स्विमिंग पूल में कुछ नहीं मिलता। यहाँ रॉबी जो कि स्टीवन और डायन के बेडरूम में था, उसे कैरल एन की अपनी माँ को पुकारने की आवाजें आने लगती हैं। रॉबी की चीखें सुन के डायन ऊपर भागती है और बेडरूम में घुसते ही उसे भी कैरल एन की चीखें सुनाई देने लगती हैं। पूरे कमरे में ढूंढने के बाद डायन को समझ आता है कि कैरल एन की चीखने की आवाजें टीवी के अंदर से आ रही होती हैं। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि स्टीवन कुछ पैरासाइकोलॉजी के रिसर्चर्स से अपने घर में हुई हरकतों के बारे में बात कर रहा होता है। उन रिसर्चर्स में होती हैं डॉक्टर लेश और उनके दो असिस्टेंट्स रायन और मार्टी। फ्रीलिंग्स के घर की जांच करने जाते हुए रायन स्टीवन को एक किस्सा बताता है जब उन्होंने एक खिलौने वाली गाड़ी को अपने आप चलता हुआ रिकॉर्ड किया था। वो बताता है कि अगर नॉर्मली देखो तो गाड़ी चलती हुई नहीं दिख रही थी, पर टाइम लैप्स कैमरे पर 7 घंटे तक रिकॉर्ड करने पर ही उसे अपने आप चलते हुए देख पाना पॉसिबल था। इस बात को सुनकर स्टीवन ज्यादा रिएक्ट नहीं करता और बस हाँ में मुंडी हिलाते हुए उसके बच्चों के कमरे का दरवाजा खोल देता है। दरवाजा खुलते ही वो तीनों रिसर्चर्स भवला जाते हैं क्योंकि उस कमरे की सारी चीजें हवा में उड़ रही थी और गोल गोल घूम रही थी। ये मंजर देखकर वो तीनों हिले पड़े थे, इतने कि नीचे लिविंग रूम में बात करते हुए डॉक्टर लेश के हाथ कांप रहे होते हैं।
और वो फ्रीलिंग परिवार को बताती हैं कि उनके घर में जो चल रहा है वो कोई आम भूतिया साया या हॉन्टिंग नहीं है, बल्कि शायद एक पोल्टरगाइस्ट का साया है। एक आम भूतिया साया या हॉन्टिंग का लेना देना एक जगह से होता है और हॉन्टिंग सालों साल चल सकती है, जबकि एक पोल्टरगाइस्ट के साये का लेना देना जिंदा इंसानों से होता है और वो आम तौर पर छोटे समय के लिए होती है। ये सुनकर डायन के हाव भाव बदल जाते हैं और वो पूछती है कि मतलब ये सब कुछ अपने आप बंद हो सकता है, जिसका डॉक्टर लैश हाँ में जवाब देती हैं और डायन कहती है कि इसके हिसाब से उनके पास और भी कम समय बचा है, क्योंकि कैरल एन इसी घर में अभी भी कहीं पर जिंदा है। इसके बाद डायन टीवी ऑन करके कैरल एन को आवाजें लगाती है और कैरल एन से बात करने की कोशिश करती है। इस दौरान उनका कुत्ता भौंकने लगता है और तभी हर किसी को कैरल एन की आवाजें आने लगती हैं। कैरल एन बताती है कि उसे कोई रोशनी दिख रही है और डॉक्टर लैश डायन को कहती हैं कि उसे उस रोशनी से दूर रहने को कहा जाए। कुछ देर बाद कैरल एन बताती है कि उसके आसपास कोई और भी है, जिसके बाद उसके चीखने चिल्लाने की आवाजें पूरे घर में आने लगती हैं, जैसे कि वो इधर उधर भाग रही हो। इसके बाद उस घर में एक बड़ा सा हवा का झोंका बहता है और किसी बड़े से क्रीचर की डरावनी सी आवाज भी आती है, जिसके बाद कैरल एन की आवाजें आनी बंद हो जाती है और तभी लिविंग रूम के बीचों बीच एक छेद सा बन जाता है जिसमें से कुछ सामान गिरता है। उसी समय ऊपर गया मार्टी भी दर्द से कर्राता हुआ नीचे आता है और अपनी बुरशाट उठा के दिखाता है कि उसे किसी बहुत बड़े जबड़े वाले क्रीचर ने काट लिया है, जिसकी वजह से उस रात ऊपर जाके जांच करने वाले अपने प्लान को डॉक्टर लैश रद्द कर देती हैं और फीलिंग परिवार और तीनों रिसर्चर्स वहीं उसी लिविंग रूम में अपनी रात गुजारते हैं। मार्टी और रायन डॉक्टर लैश को बताते हैं कि उनकी रीडिंग्स के हिसाब से अगर ये जो छेद उन्होंने देखा था वो एक बाहर निकलने का रास्ता है, तो जरूर उस घर में एक अंदर जाने का रास्ता भी होगा। डरी हुई डॉक्टर लैश और रॉबी को सुला रही डायन बात कर रहे होते हैं कि कैसे उन दोनों की फटी पड़ी है और तभी रॉबी कहता है कि अगर वो मर गया तो वो कैरल एन जहाँ भी है वहां जाके उसे इस दुनिया में वापस आने का रास्ता दिखा देगा। जिस पर डॉक्टर लैश कहती हैं कि जब लोग मर जाते हैं तो वो एक अलग दुनिया में चले जाते हैं जहाँ उन्हें एक रोशनी मिलती है जिसमें जाके उन्हें अपने सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। पर कुछ लोगों को पता नहीं चलता कि वो मर चुके हैं या कुछ अभी भी जीना चाहते हैं, तो वो उस रोशनी में ना जाके बस बीच में लटके से रह जाते हैं। ये बातें बता के फीलिंग परिवार और डॉक्टर लैश सो जाते हैं और रायन और मार्टी पूरी रात घर पे नजर रख रहे होते हैं। तभी रसोई में कुछ खाने गए मार्टी को अपना खाना रेंगता हुआ और उसमें कीड़े मकोड़े मिलते हैं। जब वो अपना मुंह धोने बाथरूम में जाता है तो वहाँ उसका चेहरा सड़ गल के नीचे टपकने लगता है और उसकी खोपड़ी दिखने लगती है और तभी मार्टी देखता है कि ये सब बस एक वहम था। कुछ ही देर बाद एक बड़ी सी रोशनी जैसी दिखने वाली आत्माएं उस लिविंग रूम में हर किसी को दिखती हैं, जिसे रायन और मार्टी के कैमरे ने रिकॉर्ड भी कर लिया होता है। कैरल एन के गायब हो जाने की वजह से परेशान स्टीवन कई हफ्तों से अपने काम पर नहीं गया था, इसीलिए अगली सुबह स्टीवन का बॉस उसके घर पहुंच जाता है और उसके हाल चाल के बारे में पूछताछ करने लगता है। स्टीवन बहाना बनाता है कि उसकी तबीयत खराब है इसलिए वो काम पर नहीं आया, पर उसे खो देने से डरा हुआ उसका बॉस स्टीवन को पास ही की पहाड़ी पर ले जाता है और उसे वहां बनने वाला एक मकान ऑफर करता है। स्टीवन के पूछने पर उसे बताया जाता है कि स्टीवन अकेला उस जगह के 42% मकान बेचने का जिम्मेदार है, इसलिए उसके लिए उसका बॉस इतना तो कर ही सकता है। तभी स्टीवन बगल में बने कब्रिस्तान को देखकर पूछता है कि पर यह तो बहुत छोटी जगह है, जिस पर बॉस बताता है कि कब्रिस्तान की पूरी जगह उन्हीं लोगों की है। कुछ ही समय में ये सारी कब्रें यहाँ से 5 मिनट की दूरी पे शिफ्ट कर दी जाएंगी और मकान खड़ा करने के लिए जमीन ही जमीन। स्टीवन इस बात पे अपनी झिझक जाहिर करता है और उसका बॉस बताता है कि चिंता की कोई बात नहीं है, उन्होंने ये पहले भी किया है। नीचे के सारे मकानों की जमीन इसी तरह से तैयार की गई है। ये सुन के स्टीवन बौखला जाता है पर अपने बॉस के सामने कुछ नहीं कहता, पर वो अपने साथ हो रहे सारे पोल्टरगाइस्ट पने के कारण का अच्छे से अनुमान लगा लेता है। उसी शाम डॉक्टर लैश टेंजीना बैरन्स नाम की एक भूत भगाने वाली के साथ आती है। टेंजीना घर के जायजा लेने के बाद बताती है कि जहाँ कैरल एन है उसका रास्ता उसके बेडरूम की अलमारी में है और कैरल एन जो कि एक जिंदा प्राणी है उसका उस दुनिया में होना जहाँ सिर्फ मरी आत्माएं जाती हैं दिक्कत की बात है। उसके अंदर की जीवन शक्ति अपनी खुद की एक रोशनी बिखेर रही होगी जिससे आकर्षित होकर कई आत्माएं उसके आसपास भटकेंगी और उन भटक रही आत्माओं को कैरल एन को ही असली रोशनी तक रास्ता दिखाना होगा। इसके साथ साथ कैरल एन के साथ उस दुनिया में कोई बहुत बुरी आत्मा भी है जिसने अपनी और इस दुनिया के बीच छेद करके कैरल एन को अगवा किया है, जिससे वो बाकी आत्माओं पर एक तरह से राज कर सके। वो सब बच्चों के बेडरूम में घुसते हैं और उसकी अलमारी के अंदर का वो रास्ता पूरी तरह खुला होता है। डायन फिर से कैरल एन से बातें
आगे करती है और टेंजीना उसे कैरल एन को उस बड़ी रोशनी की ओर भागने को कहती है। इससे जितनी भी आत्माएं भटकी हुई हैं वो भी उसके पीछे पीछे उस रोशनी तक चली जाएंगी। इसके बाद डायन को रस्सी से बांध के उस रास्ते के अंदर भेज दिया जाता है कैरल एन को अपने साथ लाने के लिए, और डायन अंदर जाके कैरल एन के साथ लिविंग रूम वाले छेद से निकलती है। डायन और कैरल एन दोनों किसी गुलाबी गुई चीज से सने हुए होते हैं। अब कैरल एन उस दूसरी दुनिया से वापस आ चुकी थी और फ्रीलिंग परिवार खुशी मनाता है। आने वाली सुबह हम देख पाते हैं कि फ्रीलिंग फैमिली इस जगह से शिफ्ट हो रही है और स्टीवन अपना काम निपटाने ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद वो लोग यहाँ से निकल जाएंगे। उस रात उसे आने में देर हो जाती है, इसलिए डायन और बच्चे सो जाते हैं। रात को रॉबी को अपने जोकर से डर लग रहा होता है तो वो उसे ढक देता है, पर थोड़ी देर बाद वो जोकर उस पर हमला कर देता है। यहाँ डायन अपने कमरे में थक हार कर लेटी ही थी कि तभी बच्चों की चीखने की आवाजें सुन के वो उनके कमरे में भागती है। उनके कमरे में अलमारी से वो रास्ता फिर से खुलने लगता है। यहाँ डायन कमरे में घुसने की कोशिश कर रही होती है पर घुस नहीं पाती और एक हवा का झोंका उसे इधर उधर फेंक रहा होता है। डायन बाहर निकल के पड़ोसियों से मदद मांगने जाती है कि तभी पूल के लिए किए गए गड्ढे में गिर जाती है, जिसके अंदर गिरते ही जमीन में से इंसानों की कब्रें बाहर निकलने लगती हैं। डायन की चीखें सुन के उसके पड़ोसी आके उसकी मदद करते हैं और जमीन में से उन कब्रों का निकलना जारी रहता है। डायन जैसे तैसे बच्चों को उनके कमरे से बाहर निकालती है और उन्हें उस अलमारी में खींचे जाने से बचा लेती है। क्या तभी स्टीवन भी अपने बॉस के साथ घर के नीचे आ गया था। डायन और बच्चों की चिल्लाने की आवाजें सुन के स्टीवन उनकी ओर भागता है, पर हर जगह जमीन से निकल रही कब्रें उनका रास्ता रोकती रहती हैं। स्टीवन अपने बॉस का गिरेबान पकड़ के उससे कहता है कि तुमने कब्रें नहीं, सिर्फ उनके ऊपर के पत्थरों को शिफ्ट किया है, जिसके कारण ये सब हो रहा है। इसके बाद फ्रीलिंग परिवार अपनी गाड़ी में बैठ के वहाँ से फरार हो ही रहा होता है कि तभी फ्रेश हिकी लिए डैना वहाँ अपने बॉयफ्रेंड के साथ आ जाती है। उसे लेके फ्रीलिंग्स वहाँ से तुरंत निकल जाते हैं और यहाँ उनका पूरा मकान उस रास्ते से उस दूसरी दुनिया में चला जाता है। डरे से हमें फ्रीलिंग वो रात एक होटल में बिताते हैं, जिसमें घुस के वो लोग सबसे पहले टीवी बाहर करते हैं और फिर अंदर जाके आराम करते हैं। पोल्टरगाइस्ट फिल्म को डायरेक्टर टोबी हूपर ने किया था, या फिर मुझे कहना चाहिए मूवी के डायरेक्टर का नाम पे तो टोबी हूपर का नाम आता है, पर एक्टर्स, टेक्नीशियंस और बाकी प्रोडक्शन में इन्वॉल्व लोगों की माने तो अलग अलग बातें सामने आती हैं। कुछ का कहना है कि टोबी हूपर सिर्फ नाम के डायरेक्टर थे, पर आखिरी फैसला स्टीवन स्पीलबर्ग का होता था। कुछ का कहना है कि पिक्चर टोबी हूपर की ही है, पर जो भी हो, पोल्टरगाइस्ट अपने समय में हाईएस्ट ग्रोसर हॉरर मूवी रहने के साथ साथ 3 ऑस्कर्स के लिए भी नॉमिनेट हुई थी और उसके अलावा एक क्लासिक अमेरिकन हॉरर मूवी मानी जाती है। पोल्टरगाइस्ट के 2 सीक्वल्स हैं, पोल्टरगाइस्ट 2 द अदर साइड और पोल्टरगाइस्ट 3, और 2015 में बना एक रीमेक भी है जिसे मैंने कई साल पहले देखा था और उसमें और इस फिल्म में कई डिफरेंसेस हैं। पर्सनली पोल्टरगाइस्ट के क्लासिक माने जाने का कारण उसकी सेटिंग और उसका मेन स्ट्रीम बना है। सबअर्बन लोकेलिटी में सेटिंग ने अमेरिका के एक खास तबके के लोगों को टारगेट किया। पोल्टरगाइस्ट के डर के बारे में अमरीकियों के ख्याल मुझसे अलग होंगे, क्योंकि मेरे हिसाब से कई और उसी जमाने की हॉरर फिल्म्स कहीं ज्यादा डरावनी और मजेदार थी। पर एक बात जो पोल्टरगाइस्ट को बहुत खास बनाती है वो है उसका ह्यूमर। हर सीन के अंदर एक अंडरलाइंग ह्यूमर है जो इसको एक ज्यादा मेन स्ट्रीमनेस देता है, और अमेरिकन कल्चर के छींटों के साथ साथ थोड़ी बहुत रिलीजियस और पॉलिटिकल थीम्स भी इस मूवी के अंदर साफ दिखाई पड़ती हैं। और मेरी तो ये कंस्पिरेसी थियोरी भी है कि इस मूवी की असली विलन डायन फ्रीलिंग है, पर उस बारे में हम फिर कभी और बात करेंगे। इस फिल्म की कहानी और मेरी नरेशन आपको कैसी लगी, और आप और कौन कौन सी फिल्मों की कहानियां सुनना चाहते हैं, मुझे कमेंट्स में बताएं। पोल्टरगाइस्ट फिल्म को मैंने एंजॉय किया और आशा करता हूँ कि अगर आप देखेंगे तो आप भी करेंगे।